के लिए, उसके लिए वो अपराधी नहीं, उसके लिए वो अपराधी नहीं है। लेकिन मैंने तो मेरा बदला ले लिया। जिसकी वजह से मेरे साथ घटना हुई थी उसको विधानसभा से बाहर फेंक करके मैंने मेरा बदला लिया साथी। जिसके कहने पर मेरे साथ अत्याचार हुआ, और ये आवाज जहां तक जा रही हो सुन ले इस बात को। न सुनील बैरसिया कल झुका था, न आज झुका है, न आने वाले भविष्य में कभी झुकेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, अपने लोगों के लिए दमदारी से आवाज उठाता रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं उनके लट से नहीं मरा, जब मैं उनके फरसे से नहीं मिला, जब मेरे सिर में 14-14 टाके आए, और तो और मैं जब मैं दतिया में गोली से नहीं मरा, तो मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की कृपा से मुझे कहीं ना कहीं किसी काम के लिए बचा के रखा है। और वो काम ये है कि मेरे समाज के लोगों को शासन बनाने का सपना मैं देखकर रहूंगा। साथ जो हमने देखा, जो हमने सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर वो सपना देखा था कि इस देश के अंदर जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को खत्म करके इस देश के अंदर समानता का कानून लाने का सोचा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर वो सपना देखा था कि जो महिलाएं हमारी, जिन्हें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, जिन्हें आईपीएस, आईएएस और सरपंच बनने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था कि उन मेरी माता बहनों के लिए, चाहे वो किसी समाज से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो समान वर्ग की महिला हो, अगर डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो क्या हमारी महिला इस देश के अंदर सरपंच बन जाती? क्या हमारे इस देश के अंदर महिलाएं पार्षद बन जाती? क्या इस देश के अंदर इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती? क्या इस देश के अंदर, इस प्रदेश में उमा भारती मध्य प्रदेश की सीएम बन जाती? हिम्मत थी महिलाओं की बनने की? नहीं। अगर डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो हमारे देश की महिलाओं को गुलाम माना जाता था, दासी माना जाता था, हमारी महिलाओं के साथ लगातार शोषण होता था। जो हमारी माता बहनें बैठी हैं और जिन घरों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं चिल्ला चिल्ला कर इसलिए कह रहा हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद का वो सिपाही हूं, ना मैं लठ से डरता हूं, ना तलवार से डरता हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक घटना और नई, उसके बाद आगे बात रखूंगा। जिन्होंने मेरे ऊपर घटना की, उन्होंने दोबारा उनके इशारों पर हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने पाल रखा है, जिनको मैं मेरी नजर में गली के गुंडे बोलता हूं। उन्होंने ही मेरे ऊपर मतलब हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने ये सोचा ये समान वर्ग के किसी व्यक्ति से नहीं डरता है, ये ग्वालियर में जाकर के अनिल मिश्रा के खिलाफ जूता आंदोलन कर सकता है। मैं सुनील बैरसिया भाई हूं, ग्वालियर की सड़कों को जाम करने का काम हमने किया था, जूता फेंक आंदोलन करके। ग्वालियर की सड़कों में लिफ्ट आंदोलन चलाने का काम हमने ही किया था। उन्हें इस बात का पता था कि हमसे ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है। उन्होंने उनके चमचों को पाल रखा है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि मेरी नाम लेने से उनका बड़ा नाम फेमस होगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं। उनकी औकात हमारे तहसील अध्यक्ष के बराबर नहीं, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता। अगर हमारा तहसील अध्यक्ष भी नाम लेगा तो उसके बराबर भी उसकी औकात नहीं है। पीपल खेड़ा में उन्होंने घिरवा कर मुझे मारने का प्रयास किया। वो चाहते थे कि अगर हम उनसे नहीं लड़ पा रहे तो हमारे चमचों के उनके खिलाफ कर दो। तो उनके इशारों पर किस लिए किया गया बलवीर, पता है बात? तो पता है, नई सराह में 7 तारीख को बैठक थी हमारी, याद है? कैसे उसको याद है? नई सराह में हमारे लखन कुशवाहा के मकान को तोड़ने को लेकर हमने आंदोलन किया था, और मैंने जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था कि जगन्नाथ सिंह रघुवंशी अगर हमारी बात को नहीं माना तो तुम्हारा पुतला विधानसभा चंदेरी की गली गली में फूका जाएगा, इसकी गारंटी सुनील बैरसिया लेता है। कहा था नहीं कहा था, बताओ? कहा था। और ये बात वहीं से चालू हुई थी। वो सोची समझी साजिश के तहत वो हमला करने का प्रयास उन्होंने कराया, लेकिन जब भी नहीं डरा मैं, ना डरूंगा।
इस बात का मेरा गनमैन गवाह है। ये खड़ा है इधर रवि। हम कितने लोग थे और वो कितने लोग थे। की वीडियो में हम चाहते गोली चला देते, मैं कह देता गनमैन से गोली मार दो, लेकिन क्या करूंगा, वो भी हमारे ही लोग थे। एक कहावत है ना, जंगलों का किस्सा लिखा नहीं जाता, उस जंगल में उसी जंगल की लकड़ी का बैट कुल्हाड़ी में नहीं होता तो जंगल काटा जाता, नहीं काटा जाता ना। जब भी जंगल काटा जाता है तो उसमें बैट कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का होता है जिस लकड़ी को काटा जाता। उन्हें तो उनकी चमचागिरी करना है, चमचागिरी करके अपनी बात बढ़ाना है। और ये बात मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कहूंगा, मैं बड़ा फॉरवर्ड आदमी और झुकता हूं नहीं, लड़ने को डरता नहीं हूं, मरने को डरता नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे मारने पर आया था तो मैंने मुरैना में जाकर के पीटा था लोगों को। मुरैना, अशोक नगर के किसी की चमार में दम नहीं है कि मुरैना में जाकर लड़ जाए। मुरैना में जाकर पीटा था नेताजी, FIR अलग कराई थी। मंदसौर में जाट समाज का व्यक्ति सबसे बड़ा गुंडा था, दारू का ठेकेदार, उसके लड़के को पीटा था और पुलिस से उसकी रैली निकलवाने का काम किया था, देख लेना। रैली निकलवाई थी, पूरे कपड़े निकलवा के। लेकिन मैं तो इसलिए रह गया कि कहावत वो बैट वाली है कि चलो ठीक है अपनी लकड़ी का ही बैट है वो, तो अंतर तो पड़ता नहीं इन सब चीजों से, चलो छोड़ो। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति है जिन्होंने ये सारी ताकत दी है, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, वोट डालने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जितनी भी ताकतें जो हमें दी है, जितने अधिकार दिए हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत हम लोगों को मिले हैं। और डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं, हम लोग सुरक्षित नहीं होते। प्यारे साथियों, उनके उन 4 बच्चों के बलिदान को आपको याद करना पड़ेगा। उनको ये बात आपको याद करना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो उनका बड़ा बच्चा राजरतन घर पे मृत्यु हो चुकी थी और माता रमाबाई घर के बाहर रो रही थी बच्चे की लाश देखकर। तो माता रमाबाई ने कहा कि नहीं, आप तो जाओ, आज तो एक राजरतन मर रहा है, अगर आप गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचे तो आने वाले करोड़ों राजरतन मर जाएंगे तुम्हारे। तो डॉक्टर अंबेडकर माता रमाबाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि ऐसी महिला कि जिसका बच्चा मरा रखा हो बलवीर, और उस महिला ने क्या कहा कि इसका तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। और मोहल्ले वाले कह रहे कि डॉक्टर अंबेडकर जी आप रुक जाओ, आपके बच्चे का अंतिम संस्कार करके जाना। और उनकी माता क्या कह रही कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, आपको इंग्लैंड पहुंचना है। जो आने वाले भविष्य में करोड़ राजरतन अंबेडकर इस देश के अंदर कोट पैंट टाई में आने वाले हैं, उनका शोषण होगा। और आप वहां चले जाओगे तो कोई राजरतन आज के बाद गरीबी से नहीं मरेगा, कोई राजरतन इस देश के अंदर अशिक्षा से नहीं मरेगा, कोई राजरतन आज के देश में बगैर कपड़ों के नहीं मरेगा। अगर आप इंग्लैंड पहुंच गए तो हमारा तो एक बच्चा मरा है, लेकिन हमारे कौम के आने वाले लाखों बच्चों के भविष्य की सवाल है। तो डॉक्टर अंबेडकर वहां पहुंचे। महात्मा गांधी एंड कंपनी में डॉक्टर अंबेडकर को यह नहीं बताया कि तुम्हें गोलमेज सम्मेलन में जाना है। नेहरू और गांधी छुप कर चले गए इंग्लैंड, छुप कर। बाबा साहब को बगैर बताया उनके लिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए व्यक्तिगत तौर पर इंग्लैंड से चिट्ठी आई होती कि आपको गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होना है, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। जब उनको पता चला, वहां से टेलीफोन आया, उन्हें पता चला कि अंबेडकर जी आप गोलमेज सम्मेलन में नहीं आ रहे। बोले नहीं, मुझे तो पता नहीं है। बोले हमने नेहरू और गांधी को तो बता दिया था। बोले उन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया। तो अंबेडकर जी बड़ी मुश्किल से गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे और महात्मा गांधी क्या कह रहा हुआ कि मैं दलितों का लीडर हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तुम दलितों के लीडर हो, कभी तुमने छुआछूत का एहसास किया है? तुम्हारे साथ कभी छुआछूत हुआ है? तो वे कभी
स्कूल से बाहर भगाया है? तुम्हें कभी मंदिर से बाहर भगाया है? बोले नहीं, मुझे भगाया। अंबेडकर को भगाया है। ये दलितों का दर्द मैंने सहन किया है। अब हमारे लोग बैठे होंगे पुराने, हमारे बुजुर्ग लोग। कथरी तो सब लोग जानते हो। कथरी जानते हो? हाथ खड़ा करो, कहां से बोलते कथरी जानते हो? अब जो व्यक्ति कथरी पर सोया नहीं तो कथरी को कैसे जान सकता है बताओ? अब सिंधिया के मोड़ा से पूछो कथरी कहाँ कथरी कैसी कथरी? सिंधिया के मोड़ा में कथरी देखी ही नहीं है तो बता कहां से दे? नहीं बता पाए वो चीज, क्योंकि उस कथरी पर हम सोए, उस घर में हम सोए, बरसात में टपका पड़ने वाले घरों में। जब उन कथरियों पर टपका पड़ता है तो उन कथरियों में जो बदबू आती है बरसात के दिनों में, जो बैठे हैं कुंदन सिंह चाचा और जो बैठो संत बैठा हुआ, आती कि नहीं आती? एकदम बुरी से किसी बच्चे ने बाथरूम कर दी, उस तरह की बदबू आती कि नहीं आती? उस कथरी में हमारे लोग मजबूरी में सोते हैं। उनके पास दल्लप के गद्दे लेने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास रेशमी कपड़े के कवर की रजाई लेने के लिए पैसे नहीं है, मजबूरी में सोते हैं। और सिंधिया जी कहते हैं कि भाई मैं गरीबी को मालिक। भाई कैसे हो गरीबों के? भाई मैं भी गरीब हूं। इधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भी दलित हूं, उधर शिवराज सिंह जी कहते थे कि मैं भी दलित हूं। अरे भाई कैसे दलित हो? तुम 4 लाख के प्राइवेट जेट में चल रहे हो, कैसे दलित हो? तुम सोने की चम्मच से खाना खा रहे हो, कैसे दलित हो? दलित तो वो है घर में जाकर देखना, जब उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं होती, जब उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं होती, जब उसका बच्चा बीमार होता है तो चौक वो जम्मरदार के घर जाकर अपने प्लाट गिरवी रख करके, अपने खेत गिरवी रख करके, अपनी रकम गिरवी रख करके अपने बच्चों का इलाज कराता है। वो होता है गरीब। तुम कह रहे हो तो हम गरीब है, हम दलित है। कैसे हुए भाई दलित? तुमने गरीबी का दर्द नहीं देखा। जिसने जिस दर्द से कोई गुजरा नहीं है उस दर्द के बारे में उसे क्या पता? उसे क्या पता क्या दर्द होता है? दर्द तो उससे पूछो जो 6 घंटे रेलवे स्टेशन में बैठा हो, वो ट्रेन लेट हो जाए, अगर 6 घंटे ट्रेन लेट हो जाए स्टेशन में बैठा हो, उससे पूछो कि दर्द क्या होता है। वो जब 6 घंटे बैठकर ट्रेन को बार बार देखता है मोबाइल में, कहां आ गई कहां आ गई। और सिंधिया जी क्या वेट करेंगे? उठाकर फोन कराएंगे, प्राइवेट जेट जाएगा, 2 मिनट में गुना उतर जाएंगे। अरे बैठो। या गरीब बैठता है। आप जब ट्रेन में जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी होती है, सेकेंड एसी होती है। जब एक गरीब आदमी जाता है तो ट्रेन में बैठने की दूर की बैठे, नीचे बैठने जगह नहीं मिलती बाथरूम के पास, सीट तो भूल जाओ। गरीबी वो होती है। कभी उस ट्रेन में जाकर देखना गरीबी क्या कहते हैं। कभी उस ट्रेन में जाकर देखना गरीबी किस बात से कहते हैं। जब किसान को खाद नहीं मिलता तो किसान घंटों तक वेयर हाउस के बाहर लाइन लगता है। उससे पूछना गरीबी क्या होती है। अगर उसके पास पैसा होता तो 2 नंबर में खाद मंगा लेता। और नेता फोन लगा रहा, फलाने सरपंच साहब को 200 कट्टी दे दो। विधायक जी फोन लगा कह रहे, सांसद जी फोन लगा कह रहा है एसडीएम से 200 कट्टी दे दो। भाई क्यों दे दो? गरीबों का खाद क्यों दे दो भाई? खाद गिन के आ रहा है और खाद पता नहीं कहा जा रहा है। गरीबी उससे कहते हैं तो घंटों तक सुबह 6 बजे टोकन में लेकर के लाइन में लगा हुआ। पूछो यहाँ किसान खाता हाथ खड़ा करके बता देंगे। बताओ तुम्हारा 70 साल में खाद की कमी, पास में राजस्थान है खाद की कमी नहीं है, पास में महाराष्ट्र है खाद की कमी नहीं है, पास में उत्तर प्रदेश है खाद की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों? कारण बताता हूं क्यों। कि तुमने कभी इस एरिया में खाद के प्लांट लगाने का प्रयास ही नहीं किया। तुमने कभी उसके लिए आज अशोकनगर के लोगों के पास रोजगार नहीं है। बताओ कौन सी बड़ी कंपनी हम सिंधिया जी ने लाख खड़ी कर दी हो? कोई नहीं की। लेकिन पास में गुना में 2200 करोड़ रुपए का प्लांट, सीमेंट प्लांट खोल दिया है, स्पाइस पार्क खोल दिया है, बड़ी से बड़ी। खोली कि नहीं खोली? हमारे लोग रोजगार के लिए कहां जाएंगे? मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग किसी भी पार्टी को वोट दें, कोई मतलब नहीं, लेकिन एकजुट समाज के नाम तो होना चाहिए। आप जिसको वोट दे रहे हो, आज मुझे समाज में किसी समाज की नहीं कह रहा हूं,